के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना निश्चित मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज बिहार में एक नए युग की शुरुआत, बिहार और आगे बढ़ेगा उसका आज एक हमने झलक देखा है। हम लोगों से ज्यादा खुश तो बिहार की जनता है, बिहार के युवा है। लोगों को काम से कोई मतलब है, बिहार से कोई मतलब है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल था कि बीजेपी की जो नई सरकार होगी उसमें मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। हालांकि सरकार एनडीए की है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका प्रमोशन होगा, किसको किसको प्रमोशन मिलेगा, किसकी नई एंट्री होगी, मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण कैसे होंगे, इन सब सवालों के जवाब आ चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सब कुछ सामने है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 दिन के बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे खास बात है वो ये कि कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जनता दल यूनाइटेड से 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 मंत्री को शामिल किया गया है। उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सम्राट कैबिनेट में अब कुल 34 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से हैं। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एकता का संदेश भी दिया गया, जो मंच पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार साथ साथ खड़े हुए और एक दूसरे के गले लगकर इस बात का संदेश दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भले बदल गया हो, लेकिन गठबंधन में कहीं किसी तरह की कोई दरार नहीं है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में मंगल पांडे को लेकर भी चर्चा रही। 2 बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली और ऐसी खबर है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। पिछली बार और इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ अंतर भी है। इस बार बिहार की एनडीए सरकार में जेडीयू के कोटे से 3 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया, जिसमें निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी कोटे में भी 4 नए चेहरे शामिल हैं, जिसमें मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में सबका साथ सबका विकास की थीम नजर आई। कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने जातीय संतुलन को भी बनाए रखने का संदेश दिया। सरकार में अति पिछड़ा समाज से 9 मंत्री, पिछड़ा वर्ग से 9 मंत्रियों के साथ साथ दलित समाज से 7 और सवर्ण समाज के 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम चेहरे के तौर पर जमा खान को भी जगह मिली है। बिहार में 2030 में अब विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच भाजपा और जेडीयू के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है गठबंधन को बरकरार रखना, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से जनता दल यूनाइटेड के कई नेता नाराज चल रहे थे। अंदर खाने पनपी वो नाराजगी दूर हुई है या फिर आने वाले समय में कोई नई दरार सामने आएगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा जाए वो जल्दबाजी होगी। लेकिन चुनौती के तौर पर ये बड़ा चैलेंज है जो बचा हुआ है और समय के साथ ही आगे दिखेगा। सरकार का जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुशी जाहिर की है। कुछ लोग हैं जो इस मौके पर अपनी आगे की राजनीति को तलाश रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसका अभी होना बाकी है। ऐसे तमाम बयान आज दिन भर सुर्खियों में रहे। पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सैलाब उमड़ा है लोगों में एनडीए के सरकार के प्रति जो लगाव है।
निशांत कुमार तैयार हुए हैं, यह जनता दल यू के लिए सौभाग्य की बात है। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एनडीए को जितवाया 2025 के इलेक्शन में। हम भारी बहुमत से जीते। अब हम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और आगे जो हमने वादा किया है 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का 5 साल में, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। माननीय मंत्री जो शपथ लिए हैं, सबको हृदय से बधाई। बिहार विकास के पथ पर दौड़ रहा है और आगे दौड़ता रहेगा। बिहार समृद्ध होगा, विकसित होगा। बिहार के भाइयों बहनों की अभिलाषा इस एनडीए सरकार में, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें सम्राट जी कर रहे हैं, उसमें अभिलाषा पूरी होगी। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, जाने हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है और बुजुर्ग और नौजवान सबका संतुलन बना करके आगे बिहार इसी से प्रचलित होता है कि बिहार को आगे ले जाने का हमारे सम्राट चौधरी जी का जज्बा है। नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार और आगे बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं कि आज बिहार में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और अगले 5 साल मेरे बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और एक युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से उसने अपना अतीत देखा है, फिर एक विकास की लाइन देखी है, अब उस लाइन से आगे उसे एक ऐसा रास्ता तैयार करने की जरूरत है जहां से विकास की जो गाथा गाई जाती है वो दरअसल आम आदमी तक, आखिरी आदमी तक दिखाई भी दे, वो लाभान्वित होता हुआ भी दिखाई दे और वो जीवन शैली, वो रहन सहन, वो प्रकार बदला हुआ दिखाई दे, जिससे बिहार की पूरी तस्वीर भी बदली हुई नजर आए। क्या यह मंत्रिमंडल इसकी संभावनाएं रखता है? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में संगीता सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, मनोज लाल दास जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और आरजू खान हैं हमारे साथ में, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मनोज लाल जी कि जिस तरीके का मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जातियों का समीकरण, तबकों का समीकरण, हर चीज का ख्याल किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जहां से छोड़ा है वहां से आगे की लकीर सम्राट चौधरी खींचेंगे? नमस्कार शेखर जी। नमस्कार। और यहाँ उपस्थित हमारे सारे सहयोगी सभी लोगों को नमस्कार। आपके दर्शकों, देखिए आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है और सही रूप से माना जाए तो आज ही बिहार में एनडीए की जो सरकार नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद जो आई है वो आज से ही रन कर रही है। सारे लोग आए हैं क्योंकि जो भी मंत्री बने, जिनको भी लिया गया है, सभी लोगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने नेताओं के साथ साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कई बार इस विषय पर चर्चा करने के बाद मंत्रियों की लिस्ट को फाइनल हुआ और आज सारे लोगों ने शपथ लिया। और आपने कहा कि जो नीतीश कुमार जी जहां से छोड़ के गए थे वहां से इसको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी की ही पसंद सम्राट चौधरी जी है और हमें तो विश्वास है कि जिस काम को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के दिल दिल में बसे हैं, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए
सम्राट चौधरी जी भी बिहार की जनता के दिल में बसे, ये हमारा कामना है। और हमें विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी नीतीश जी के जो कार्य बचे हुए हैं उसको पूरा करेंगे। जैसा कि हमने एक दो अभी इनका जो हुआ कैबिनेट बैठक उसमें हमने देखा है, लेकिन अब सारे लोगों की कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके बाद जो सामने आएगा तो उससे पता चलेगा। दूसरी बात शेखर जी ये है कि एनडीए सरकार जनता के भलाई के लिए ही काम कर रही है, इसीलिए विपक्ष के लाख लुभाने वादे के बावजूद, लाख इस तरह के विरोध करने के बावजूद भी बिहार की जनता एनडीए के सरकार को ही चुन रही है। तो ये सामने सभी लोगों को देखा जा रहा है। अब तो सम्राट चौधरी जी हैं, ओजस्वी हैं, युवा हैं, एक तरह से काम करने का उनको अनुभव है। तो हमें विश्वास है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस लक्ष्य को पूरा कर रही थी और उसी पूरा करने के कारण बार बार नीतीश जी को जनता चुन रही थी, वही स्थिति माने दूसरा नीतीश कुमार के रूप में सम्राट चौधरी बिहार की जनता को मिले। को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्या आपको लगता है कि इससे जेडीयू के भीतर एकजुटता बनी रहेगी या फिर यह चीज जरूरी थी जेडीयू की एकजुटता को बनाए रखने के लिए? देखिए शेखर जी, आप लगातार आप देख लीजिए पिछले एक साल के नेताओं के बयान, सोशल मीडिया के बयान, कुछ विश्लेषक लोगों का बयान, राजनीतिक लोगों का बयान, तो लगभग कई बार तो ऐसा लगता था हमें भी इस बयान को देखते हुए कि नीतीश जी एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। आज ये है, कल वे है, कुछ पुराने फोटो को डाल के ये करके जिस तरह से जा रहा था वो जा रहा था। और मंत्रिमंडल के निर्माण में सभी क्षेत्रों के ओर के भी किया जाता है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या लिमिट है और इसमें कई गठबंधन के साथी हैं, सबके अपने अपने कोटा हैं। उस हिसाब से अगर हम 4 दूनी 8 कोना ही मानते हैं ना, तो अगर दो भी लोग लेंगे तो भी एक क्षेत्र से 16 लोग होंगे एक दल के, तो ये संभव नहीं है। उसी में लोग बांध चुट के चलते हैं। विभिन्न जो अपने यहाँ का बिहार का जो जातीय कन्फेडरेशन है, वो हमें लगता है कि बेबाकी से हम बोलना चाहते हैं कि जातीय कन्फेडरेशन को कोई दरकिनार आज तक नहीं कर पाया है। कुछ जगहों पर हमने तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटा है। तो सभी लोग, जो पुराने लोग, अनुभव लोग को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और कुछ नए लोगों को भी स्थान मिला है कि वो भी आगे जाकर अनुभव हो जाए। तो हमें लगता है कि मंत्रिमंडल में आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र की और जाति का, वैसा सब कुछ सही है। और ये मंत्रिमंडल पूरी तरह से जो सरकार के कार्य हैं उस कार्य को पूरा करके जनता के दिल में अपना स्थान बनाए। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सहयोगी बीजेपी के पास चलते हैं और संगीता जी से मैं ये जानना चाहूंगा, संगीता जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिन लोगों ने आज शपथ ली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम अब बिहार में और शायद पूरे देश में ये उतनी पुख्ता तरीके से नहीं कह पाएगी कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 आपके सहयोगी ऐसे हैं जिनकी अगली पीढ़ी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। उसके अलावा भी कई ऐसे हैं जिनके पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड हैं और उनकी भी अगली पीढ़ी ने शपथ ली है, वो पहले भी मंत्री रहे। तो इस तरीके से अगर हम एक टोटल में देखें तो 6, 7, 8 लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से, पारिवारिक रूप से नेताओं की अगली पीढ़ी हैं। आप अब कैसे लालू यादव और बाकी कांग्रेस और तमाम दलों से जो आप कहते हैं कि परिवारवाद की लड़ाई बीजेपी लड़ती है, परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ते हैं, आपकी तो अपनी सरकार में शुरू से आखिर तक अब परिवार ही परिवार है। देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारी एनडीए की सरकार का
मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी के मतलब चेहरों पे, पूरे बिहार वासियों के चेहरों पे खुशी नजर आ रही थी और बहुत ही संतुलन ढंग से यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और इस विस्तार में युवा, अनुभवी और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है। और इसमें यह भी देखा गया है कि ऐसे मंत्री शामिल होंगे, ऐसे लोग शामिल होंगे जो हमेशा आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ मिलकर हमारे बिहार को विकास और सुशासन की, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को विकास के रास्ते पथ पे ले गए थे, उसे गति देने का काम करेंगे। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। हमारी जो सरकार है वो कभी परिवारवाद में नहीं रहती। इनकी तरह नहीं कि माता के पिताजी के बाद माताजी, माताजी के बाद बेटाजी, बेटाजी के बाद बेटी जी के, तो हम परिवारवाद इसको कहते हैं जो केवल एक संगठन और एक पार्टी जो है वो केवल परिवार का ही सुनती है और परिवार में ही रह के, मतलब ऊपर से नीचे तक परिवार ही बसे रहते, जनता का वहां कोई स्थान नहीं होता है। जनता के बारे में ये कुछ भी नहीं सोचते। अगर इन्होंने विकास किया रहता, अगर इन्होंने जनता के कार्य संगीता जी, ऐसा है, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तो आप कोशिश कर रही हैं कि अपने जवाब में आप उस बात को पुख्ता तरीके से रख पाएं, लेकिन इसमें दम नजर नहीं आ रहा है। आप मेरी बात समझिए। रामविलास पासवान के बेटे, अब वो तो खैर नहीं है, लेकिन चिराग पासवान राजनीति में है। आप नीतीश कुमार अब राज्यसभा में हैं और उनके बेटे निशांत, आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसी तरीके से आप मांझी के बेटे को देख लीजिए। इसी तरीके से आप अपने अन्य सहयोगियों के बेटों को देख लीजिए जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। पिता अभी राजनीति से रिटायर नहीं हुए हैं और बेटे आ गए हैं। उनकी एक एक दो विधायकों वाली, 4 विधायकों वाली पार्टी है। एक खास क्षेत्र में उनकी अपनी राजनीति है, उस राजनीति पे वो पकड़ रखते हैं। वो जातियों की गोलबंदी में आप समझ लीजिए या इलाकाई प्रभाव में समझ लीजिए। जिस बात को आज तक आप लालू यादव के खिलाफ पुरजोर तरीके से कहते रहे, वो हथियार अब आपके तर्कश में नहीं है संगीता जी। ये आपका सोचना है। हमारी सरकार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जो कैपेबल है, जो कार्य कर सकते हैं, जो जनता के बीच में है, जो जनता के बारे में सोचते हैं, जो विकास के रास्ते को आगे बढ़ाते हैं, जो विकास के पथ पे चलते हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, जिनकी नीति अच्छी है, उनको ही हमारी सरकार उन्हीं को प्राथमिकता देती है। अरे तो जो आपकी नजर में सरकार ये नहीं है कि परिवार नहीं, परिवार का मतलब ये होता है कि आप अगर वो कैपेबल ना भी हो, वो कार्य के लायक ना भी हो, तब भी आप, अरे या आपको लग रहा है ना लालू यादव की पार्टी कौन चलाएगा? लालू यादव की पार्टी कौन चलाएगा ये तो लालू यादव को तय करने का हक है। कुमार जी वो परिवार से वो कभी भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, उनका कहना है कि वो बिहार की जनता के लिए कार्य करना। अभी आप देखिए वो सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दर्द को जान रहे हैं, लोगों की परेशानियों को जान रहे हैं। ठीक है संगीता जी, हमने आपकी बात को समझा। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, आपने बताया कि किस तरीके से मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, लेकिन आरजू खान जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और वो ये जानते हैं कि जिस बात को मैंने कहा कि एक हथियार अब आपके तर्कश में नहीं है। आरजू जी, जिस तरीके की राजनीति बिहार में देखने को मिली है पिछले 15-20 साल में, और उससे पहले के 15 साल तो आरजेडी के ही नाम थे, वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज 30 साल के बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हथियार जो अब टूट गए या जो छूट गए भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, उन चीजों को आप लेकर के अपने साथ में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ नए तर्कश में तीर आपके इस नई सरकार से पैदा भी होंगे? क्योंकि बिहार की जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से यहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें आरजेडी के पास एक मौका तो है कि जो उसने चुनाव से पहले कहा था वो चुनाव के बाद होता हुआ दिखा है।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, बैठ के जिस तरीके से डिफेंस करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा परिवारवाद की पोषक रही, जिसके अंदर बेटा, बाप, चाचा, भतीजा, सास, बहू, दामाद और समधन के बाद आज क्या फर्क पड़ा? लगता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ निशांत जी या दीपक प्रकाश ने आंदोलन किया है। लगता है कि बिहार की 14 करोड़ जनता के बीच में वो रहे हैं और उनका मर्म जाना है। या फिर मैं ये कहूं कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी में किसी पद पर थे। इस प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार, और जनता सेवक चुनती है। जनता अपने वोट के चोट से अपना कैंडिडेट को स्थापित करती है कि हमारा मोहर किसके ऊपर लगेगा। अब क्या हुआ है, वीवीआईपी कल्चर चला है बिहार प्रदेश के अंदर, और कल तक के परिवारवाद पे जो बड़े बड़े भाषण देते थे, आज उसको डिफेंस करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जब किसी पद पर नहीं थे तो पूरे बिहार का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद सिंबल लिया राष्ट्रीय जनता दल का, विधायक चुनकर आए और विधायक दल का फिर नेता बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, डिप्टी सीएम बने। आज दीपक प्रकाश, उनकी मौजूदगी जनता के बराबर के बीच में नील बटा सन्नाटा। निशांत कुमार, सिर्फ बता दीजिए कि अभी तक नीचे से ऊपर तक कौन से पद में थे और बिहार में कौन कौन से जगहों पर जाकर उन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। आज 1 महीने के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, 1 महीने पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यह जनता आती कहां है? तो यह जनता के विकास की बात क्या करेंगे? वीवीआईपी कल्चर के हिसाब से इनके परिवारवाद का विकास हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का विकास हुआ, निशांत कुमार जी का विकास हुआ, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी का विकास हुआ, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का विकास हुआ। तो यही चीजें हम देखते आए हैं। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान, उनके बहनोई, उनके दामाद, इन सब लोगों का विकास हुआ। बहू, सास और दामाद समधन का विकास हुआ। हकीकत अगर पूछिए, विकास के 2 दशकों से पैमाना रहे कहां है बिहार प्रदेश के अंदर, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर एजुकेशन के बगैर हो, जो हेल्थ के बगैर हो, जो सबसे पिछड़े पायदान पे हो, तो आप किस विकास की परिभाषा आप गढ़ना चाहते हैं? मुझे तो लगा कि कुछ मतलब चोटीले टाइप के कुछ सवाल होंगे जो लोगों के जख्मों को कुरेदेंगे, सच्चाई पता बयान करेंगे। लेकिन यहां पे तो वही चीज, 5 सालों में 5 बार से मंत्रिमंडल का विस्तार और 5 बार वही घिसा पीटा बयान कि इस बार एकदम ऐतिहासिक होगा, इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार अमूल है, चूल है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जबरदस्त हो गया। वही चीजें मुझे फिर 5 सालों के अंदर 5 बार सुनने को मिला। लेकिन विकास का पैमाना बिहार का वही, नीति आयोग की रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीजों में भारत सरकार को देखिए, और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो भी देखिए, नेशनल हेल्थ रिपोर्ट देखिए, फिर किस चीज का विकास? और उसके बाद भी इस तरीके की चाशनी में भिगो के अपनी बातों को पिरो के कहते हैं। ये शायद संविधान का, जो हमारे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वो यही से दरकता है। चलिए ठीक है आरजू जी, आपने अपनी बात को बड़ी पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ में रखा है। सबका लोकतंत्र में अपना अपना विजन है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार एक ऐसा राज्य है, जब देश पर आपदा आई तो एक समय पर चाणक्य ने घनानंद को हटाया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब हमारे इस दौर में भी कई लोग राजनीतिक रूप से किसी किसी को चाणक्य की उपमा देते रहते हैं। अब जो इस समय के चाणक्य हैं वो कई वंशों को लेकर के आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। ये एक नई तस्वीर है बिहार की। हमारे साथ में अनवर सईद जी हैं। अनवर जी, आप इसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे कि वो तो एक चाणक्य थे और उन्होंने एक मौर्य वंश की स्थापना की, घनानंद को हटाया था। अब ये आधुनिक चाणक्य हैं जो उसी बिहार में कई वंशों को साथ में लेकर के विकास की नई गाथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विकास अब कुछ परिवारों की तरफ डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, या फिर हम ये माने कि कुछ अभी बिहार को नई तस्वीर देखने के लिए इंतजार करना चाहिए? देखिए, बिहार में भाजपा पहले
सत्ता में रही है, लेकिन एक लंबे समय से उसकी आकांक्षा थी कि हमारा मुख्यमंत्री हो, और वो आकांक्षा पूरी हुई है। और उस आकांक्षा के पूरा होने पर अब जनता के सामने जो जनता से उसने वादे किए हैं अब तक, उन वादों को पूरा करना है। तो अब तक जो गठबंधन में चीज़ें थी, और वो सारी चीज़ें जब भाजपा जदयू से अलग होती थी तो नीतीश जी के मत थे कि भाई वो मर देते थे कि वो मुख्यमंत्री थे, इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो वो चीज़ अब नहीं है, वो अब भाजपा को आउटपुट देना होगा। यहाँ पर विकास के जो लंबित कार्य हैं उनको पूरा करके, और नीतीश जी ने जो लकीर खींची है राजद शासन काल के बाद, तो वो एक लकीर जो उन्होंने कुछ सेक्टर्स जैसे बिजली है, सड़क है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन के सेक्टर में उतना काम नहीं हो पाया, कुछ और काम होना बाकी है। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट अब अपने नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार में क्या रिजल्ट दे पाती है। जो बिहार से जो वादा किया है उन वादों पर किस तरह वो खड़ा उतर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके का परिवारवाद आज हमें मल्टीपल स्टेजेस में दिख रहा है, पहले तो केवल लालू यादव के परिवार पर ही मतलब लालू यादव पर ही आरोप लगता था, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं जिधर गर्दन उठा लो उधर नई वंशावली खड़ी है। अनवर जी, परिवारवाद सिर्फ एक भाषणों तक दूसरे अपने विपक्षी दलों पर आरोप लगाने के लिए चुनाव के समय का एक वो नरेशंस भर रह गया है कि इलेक्शन भर। लेकिन उसके बाद अगर देखिए तो वो हर दल में तकरीबन, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर दल में कमोबेश आपको देखने को मिलेगा। अब एक राजनीतिक व्यवस्था भी है, राजनीति करनी है, पार्टी चलानी है। तो अब वो जो पहले के राजनेता हैं, उनके पुत्र या परिवार के कोई सदस्य वो अपने नहीं किसी तौर पर आए तो किसी न किसी को आगे कर दिया, और वो सिलसिला आगे भी चलेगा। और ये परिवारवाद का आरोप ये आगे भी मढ़ा जाता रहेगा। ये कहने को नहीं होगा कि ये लोग कि हाँ भाई हम अब प्रदेश की जनता ये देख रही है, देश की जनता ये देख रही है कि बीजेपी जो परिवारवाद का आरजेडी पर आरोप लगाया करती थी, वो अब जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें साफ दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि किस तरह से परिवारवाद दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ में कुंदन गतगी जी भी हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे बिहार के। कुंदन जी, जिस तरीके की स्थिति बिहार में आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें लगता है कि बिहार में राजनीति कोई सेवा का माध्यम नहीं, परचूने की दुकान हो गई है, जिसमें गल्ले पर पहले पिताजी बैठते थे, अब उनका लड़का आकर के बैठेगा, इस तरीके की स्थिति बनी है। और इसमें कोई दो राय है नहीं कि पॉलिटिक्स इज ए लुक्रेटिव बिजनेस नाउ ए डेज। तो जिस तरीके की स्थिति है अब उसमें ठीक है कि जब तक आप पकड़े नहीं जाते तब तक आप ईमानदार हैं, जिस दिन आपकी पकड़ हो गई उस दिन आप वो नहीं रहेंगे जिसकी लोग कस्में खाया करते हैं। तो अभी बिहार की राजनीति ऐसा लगता है कि एक तो जातीय गोलबंदी से लंबे समय तक बाहर आने वाली नहीं है, क्योंकि हर जाति ने अपने अपने जाति का एक नेता बना लिया है, उस नेता के परिवार को भी वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, उसकी भी दुकान चल रही है, और अपनी जाति की गोलबंदी के हिसाब से छोटा छोटा फायदा सबको मिलता रहे। यानी यहां पर बीजेपी जो एक बड़ी लाइन, बड़ा कैनवास दिखाती थी, वो विजन अब शायद किनारे हो रहा है, और यहां से आरजेडी के लिए भी एक रास्ता खुलता है। जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूं उसके पहले मेरा एक अपना ओपिनियन है कि आरजू खान जी का सामान्य ज्ञान थोड़ा कमजोर है, मैं उसको थोड़ा और मजबूत कर दूं। स्नेहलता कौन है?
जो विधायक है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और संतोष सुमन जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है वो कौन है, उनकी चर्चा भी मैं इस चर्चा के दौरान उनका नाम नहीं सुना। संतोष सुमन का पहला परिचय है कि वो जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं और स्नेहलता माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। तो पत्नियों को भी अगर परिवारवाद में ले लिया जाए तो मैं समझूंगा कि बेहतर ही होगा। और अब आपके सवालों के जवाब में मैं आ जाऊं कि आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अगर शेखर जी कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो होंगे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जिनके ऊपर लंबे समय से परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा था। अब आज के शपथ ग्रहण के बाद यह आरोप हमेशा के लिए बिहार की राजनीति से एक तरीके से समझने समाप्त हो जाएगा। और जो रह गई बात जातीय गोलबंदी की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं शेखर जी, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। दिल्ली की कुर्सी पर कुछ हिंदी पट्टी राज्यों से होकर गुजरकर ही आप दिल्ली की कुर्सी पहुंच सकते हैं, और उन हिंदी पट्टी राज्यों की राजनीति जो है जातीय गोलबंदी पर ही चलती है। और जातीय गोलबंदी में अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की चर्चा ना करें तो ये एक तरीके से समझ लें बेमानी है। बिहार का चुनाव हो, विकास की बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं, जातिगत समीकरण उठकर चले आते हैं, किस विधानसभा में किस जाति के कितने वोटर्स हैं, उस जाति में फलानी जाति को जिताने की क्षमता है कि नहीं, तो इस वजह से फलाने उम्मीदवार को ही अगर हम टिकट देंगे तो हमारा वहां पर स्ट्रेंथ या कह सकते हैं हमारी विनेबिलिटी, विनिंग परसेंटेज जो है बढ़ जाएगा। वही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी मान लें आप, कमोबेश बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही सिलसिला चलता आया है। तो जातीय राजनीति के समीकरण से बिहार एक लंबे समय तक अभी तक ना उभरा है। राजनीति स्वतंत्रता से लेकर अब तक की अगर बात कर लें, और आने वाले समय में जिस तरीके से आज जातीय समीकरण को मैं बता दूं, आज के इस जंबो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद बिहार के मंत्रिमंडल में 4 भूमिहार हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 3 राजपूत हैं और 10 ओबीसी हैं, 8 ईबीसी हैं, 7 दलित हैं, 1 अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक 1 क्यों है शेखर जी? क्योंकि टोटल बिहार विधानसभा में 11 अल्पसंख्यक विधायक हैं, 5 AIMIM के हैं, 3 RJD के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 1 केवल जमा बचा है JDU के पास, तो उनको भी इन्होंने मंत्री बना दिया। तो आप देखें कि पूरी जातीय गोलबंदी को साधने की कोशिश की गई है। दलित 7 हैं, 7 दलितों से बीजेपी और JDU और अगर LJP हम की बात कर ले तो वहां से ये कोटा पूरा हो जाता है। तो आप बिहार को नहीं नकार सकते, बिहार जातिगत समीकरण में रहेगा। अब सम्राट चौधरी के पास आने वाले समय में और कई चुनौतियां हैं, क्योंकि अब सब लोगों ने अपने बर्थ तो फुल कर लिए, 36 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री को लगाकर, 35 हो गया इनका। अब एक इनके पास केवल वैकेंसी बचती है, उस एक वैकेंसी में आने वाले समय में जो इनका पॉलिटिकल इक्वेशन होगा उसी को फुलफिल कर सकते हैं, नहीं तो किसी ना किसी मंत्री का पत्ता काट कर इनको आगे किसी को मंत्री बनाना पड़ेगा। तो जिस बड़े कैनवस पे ये विकास की बातें कर रहे थे, उसी बड़े कैनवस में अगर जातिवाद और परिवारवाद की चर्चा कर ले तो कहीं बेमानी नहीं है। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अंदर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे कि 2030 में जब वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो एक मुद्दा जो शुरू से उनका पीछा करता आ रहा है वो मुद्दा अब 2030 चुनाव में उनके पास नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका जवाब देने के लिए वो उनके पास काफी तथ्य मौजूद रहेंगे। शेखर जी, बिल्कुल, आपने जो विश्लेषण किया है उसमें कहीं किसी को मेरे ख्याल से अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने कि कोई इस जगह पर आ करके और उसको क्रॉस करे। अब यहां से एक बड़ी चीज पैदा होती है, अगर जातीय गोलबंदी का समीकरण साध लिया गया है तो मनोज लाल जी, अब बीजेपी या जेडीयू या जो बीजेपी जेडीयू का कॉम्बिनेशन है, जब तक नीतीश कुमार रहे तब तक की बात अलग थी। नीतीश कुमार चेहरा थे, नीतीश कुमार की अपनी एक फेस वैल्यू है, अभी भी है राजनीति में, जिसको लेकर के जेडीयू बीजेपी का गठबंधन आगे बढ़ता रहा। अब आप मेरे सवाल को बड़ा गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि इस चर्चा में मुझे सबसे ज्यादा एक ईमानदार जवाब की उम्मीद आप सभी पैनलिस्ट से है। देखिए, बीजेपी का शासन जब किसी राज्य में लंबे समय तक चल जाता है तो वहां पर जो धर्म की राजनीति होती है, मतलब जो हिंदू मुसलमान होता है, वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है और जातीय गोलबंदी का उभार हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है, 2017 से पहले हिंदू मुसलमान खूब था, अब पीडीए आ गया है। बिहार में भी अभी जितनी नीतीश कुमार की सरकार रही उसमें चूंकि नीतीश कुमार खुद एक ऐसे चेहरे थे जिसमें मुसलमान उनके साथ में मतलब भर का जुड़ जाता था, ठीक ठाक वोट ले आते थे और वो कॉम्बिनेशन चलता रहता था।
अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है। इस लिहाज से जातीय गोलबंदी तो कहीं जा नहीं रही है, लेकिन चुनाव जीतना है, 2030 में फिर खड़ा हो जाएगा चुनाव आके, तो धर्म एक मसला है। अब आप मुझे यह बताएं कि बगैर धर्म के बीजेपी का काम चलेगा नहीं। जातियों की गोलबंदी का इक्वेशन आपने अभी ठीक ठाक बिठा लिया है, तो बिहार किस तरफ जाने वाला है? शेखर जी, मैं जो कुछ भी कहता हूं अपने विवेक से और ईमानदारी पूर्वक ही अपना अनुभव के आधार पर कहता हूं। देखिए, कल क्या होगा इसकी बात तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। राजनीति में पल पल बदलते रहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो कल की बात हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम लोग जरूर आपको कह सकते हैं कि हम लोग जिससे हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है सभी जातियों के साथ, सभी धर्मों के साथ, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। हमारे सहयोगी हैं और जिस तरह से अभी तक हमारे सहयोगी उसी ढंग से बिहार में काम करते रहे हैं, बिहार में राजनीति करते रहे हैं, जनता उनको चुनते रही है, तो ये तो अभी यही तय है। और इससे हम लोगों को कभी भी किसी धर्म से कोई शिकायत नहीं रही है। हम अगर भगवान राम को भी मानते हैं तो हम वहाँ ईसा मसीह को भी मानते हैं, हम वहाँ मुस्लिम के अल्लाह को भी मानते हैं। जिनका अपना जो धर्म है उस धर्म के साथ वो काम करें और इस तरह की बातचीत ही रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि नीतीश जी कहीं बिहार छोड़ के या भारत छोड़ के कहीं विदेश बसने नहीं चले गए हैं। नीतीश कुमार जी, शेखर जी कार्यकर्ताओं के और बिहार के जनता के बीच में ही बने हुए हैं। तो हम, आपने देखा होगा पूर्व में भी जब हम एनडीए के साथ केंद्र में भी थे तो कई मसलों पर हमारी अलग रहती थी, तो इसीलिए हम उस चीज को बना के रखेंगे। हमारे लिए सभी धर्म एक हैं। अब आगे भविष्य में क्या होगा, किस दल की क्या रणनीति होगी, ये तो नहीं तो कहा जा सकता है। आपने ही देखा होगा कि जिस तरह से लालू यादव जी के अगुवाई में यहाँ पर कांग्रेस को हम लोगों ने सफाया किया था, आज लालू जी के साथ कांग्रेस है, तो कल को क्या कह सकते हैं, गठबंधन बनते रहता है। हाँ, इस लालू जी को हमने उठा, मैं सही बता रहा हूं, मुझे जवाब आ गया। लालू जी को जिसको की सत्ता से बेदखल करने का काम हमने किया था, कुछ दिनों के बाद, 10 वर्षों के बाद उनके साथ हमने चुनाव भी लड़ा था। तो राजनीतिक परिस्थिति और रणनीति ये अलग चीज है। लेकिन नीतीश कुमार जी का एक चीज है कि वो केंद्र में भी मंत्री रहे या विपक्ष में रहे या बिहार में वो मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कोई समझौता नहीं किया है, जिसका कि नमूना नीतीश जी के शासन काल में एक भी दंगा नहीं होना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि हम धर्म अधर्म जात के बीच में नहीं है, हम विकास के मामले पर हैं और ये हमारा कायम रहेगा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन संगीता जी, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे पचाएगी। देखिए, जब तक नीतीश कुमार चेहरा थे तब तक की बात अलग थी। ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि जहां पर हमारी सरकार होती है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहता है, दंगे फसाद नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। अब दो चीजें हैं कि एक दिन पेट सबका भरता है, फिर कुछ आदमी नया चाहता है कि रसोई में कुछ नया बने, कुछ नया स्वाद आए। तो अभी क्या है कि चलते चलते हो सकता है कि अभी ठीक है, नई नई सरकार बनी है, नया नया नतीजा आया है, नई पीढ़ी है, तो वो ठीक है, कुछ दिन स्वाद लेंगे, लेकिन फिर उनको टेस्ट बदलने का भी मन हो सकता है, जिसका इशारा यहां जेडीयू की तरफ से हो गया है। तो ऐसे में जब तक जातियों की गोलबंदी से आगे धर्म वाला मामला आएगा नहीं, तब तक बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, यह बात तय है। तो अभी बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर आपने सुना होगा तो बार बार यही चीज कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये भावना तो हमारे में है ही नहीं कि हम
धर्म के साथ कर्म करना है और सभी धर्मों का सम्मान हमारे आदरणीय मोदी जी भी का भी कहना है। और हमारे जो आए हैं सम्राट चौधरी, जिनका नाम ही सुनते सम्राट जो शब्द है, देखिएगा आने वाले समय में बिहार को वो एक अच्छे शिखर पे लेके जाएंगे। और बिहार बदल रहा था और बदलते हुए बिहार में आप देखिएगा हर तरफ विकास होगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सबको चेतावनी दी है, अगर किसी को अपराध करना है तो वो या तो बिहार छोड़ दे, नहीं तो उसको ऊपर उसका श्राद्ध हो जाएगा। तो इस कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य पहले दिन से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमारी नीति और हमारा विजन जो है वो है बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाना, जो कि चल रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, उसी को गति देना हर क्षेत्र में। और एक ऐसा शासन देना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आराम से निश्चिंत होके, हमारी ऐसी ही सरकार है। ये गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि धर्म के बीजेपी धर्म से हर लोग जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ हम कर्म करते हैं। हमारी धरती, हमारी हिंदुस्तान की धरती हमारी संस्कृति ही है। लेकिन इस तरह का नैरेटिव तैयार करना कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है तो ये एकदम गलत है। कोई हिंदू मुसलमान बीजेपी नहीं करती है। ठीक है, आरजू खान जी के पास चलते हैं। और सबका विश्वास। ठीक है, आरजू खान जी, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती। आप लोग इतने समय से इनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे थे। अभी आप देखिए कि संगीता जी ने कितनी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा है। अब इस हिसाब से तो आरजेडी करेगी क्या बिहार में? मतलब बड़ा एक क्योस वाला एटमॉस्फेयर हो गया है कि करें तो क्या करें। विकास बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से आ गया, लोग धर्म की राजनीति करने को नहीं तैयार हैं, जातीय गोलबंदी में आप पिछड़ रहे हैं, तो फिर करेंगे कैसे आगे काम? कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। और ये आप अपने व्यूअर्स पे छोड़ दीजिए कि सबसे बड़ी इस देश की कोई कम्युनल पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और पता नहीं कितने नेताओं के कैसे कैसे बयान है वो पूरे देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है। देखिए, जहां तक रही बात, आपने कहा, एक सवाल पूछा कि क्या होगा आगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा, सुनीता जी ने, संगीता जी क्या नाम होगा, उन्होंने कहा कि अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि या तो दाह संस्कार हो जाएगा या फिर छोड़ आप लोग दे। जनता के साथ क्या रहिएगा? हाँ, एक छोटा सा नाम की सुनीता, क्या नाम होगा, अनीता, तो इस तरह से तो ये तो आपकी मेमोरी है। तो आप लोग क्या बैठिएगा यहाँ पे पैनल पे बैठ के क्या बातें करिएगा? अरे भाई, आप लोग जनता के बारे में तो ना कभी सोचा, और इस तरह की बातें करके आप विभाजन पैदा करते हैं। भाई मेरे, विभाजन आप लोग डालते हैं, विभाजन हम लोग, हमारी तो एक ही नीति है, विकास और सुशासन की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, आपने बीच में इंटरप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुजरा, जब देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं, मुझे ऐसा डिबेट पसंद नहीं है। ठीक है संगीता जी, अच्छे से मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए। आरजू जी आप बोले, आप अपना क्यों दे रही है, मतलब संस्कार आप दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी बात रखें संगीता जी, बीच में ना करें। हाँ जी, सबसे बड़ी चीज, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, और उसके बाद भी अगर ये कहे कि नहीं, हम सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनाते हैं, तो इससे बड़ा कोई मजाक ही नहीं हो सकता है। देखिए, अब अगर लाइन खींचेगा बिहार प्रदेश के अंदर, तो 2025 से पहले की सरकारों पे खींचेगा, 1990-2005 में नहीं, क्योंकि 2026 से पहले 2025 आता है, 2020 आता है, और 2015 आता है, फिर 2005 आता है, उसके बाद कहीं आता है 2000 और 1990-1995। अब यहाँ पे जो चीजें होंगी वो ये होंगी जिस तरीके से आदरणीय सम्राट चौधरी की चीजें चल रही हैं। नाम बदल रहे हैं, नाम बदल के वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार में जो शासन सत्ता उन्हीं का था, वो गलत नामों के साथ चल रहा था, उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर मुंह उठाया है।
अगर वो बुलडोजर की बात करते हैं और अगर वो अपराधियों को और गुंडे मवालियों को अगर चेतावनी देते हैं तो वो साफ तौर पर यह चेतावनी देते हैं कि इससे पहले जो सरकार चली थी जिसमें वो खुद डिप्टी सीएम थे वो बेहतर नहीं थी। तो इनकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से नहीं होगी, पहले जनता दल यूनाइटेड से होगी, क्योंकि इन 2 दशकों का शासन और सत्ता जनता दल यूनाइटेड का था। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इसको खाई को पाटने के बाद ही आप 1990 तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का ना, आज मैंने कई नेताओं को सुना है भारतीय जनता पार्टी के, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। अब उसके बाद भी ये अलग बात है कि आप कोलिशन में हैं, आप एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, लेकिन जब पद चला जाता है ना तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने धनखड़ जी को देखा इस देश के अंदर, धड़कन जी अपना विदाई समारोह भी सही से नहीं मना पाए। हमने चलिए ठीक, वो मामला फिर कहीं और चला है। ठीक है आरू जी, आपने अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखा है, ठीक है। दर्शक दीर्घा में चले जाते हैं तो आपकी कोई पूछ नहीं होती। ठीक है, आरजू जी ने अपनी बात को रखा है। अब मैं चर्चा के आखिरी हिस्से में आ रहा हूं, थोड़ा सवाल तेजी से मुझे लगता है कि जवाब देने होंगे। अनवर जी, अभी एक दुनिया का असर किस तरीके से देश पे आता है और देश में आने के बाद उसकी राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है, मैं इसका विश्लेषण आपसे चाहूंगा। आप ही इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं। सवाल समझिएगा, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की स्थिति है, खासतौर से दुबई, जिस तरीके के वहां पर कटौतियां चालू हुई हैं, बहुत सारा हिंदुस्तानी ऐसा है जो अब वापस लौट रहा है। ठीक ठाक पैसा है उसके पास, नौकरी जा चुकी है, या फिर उसके पास वो सहूलियतें धीरे से खत्म हो रही हैं जो अब तक उसे दुबई या मिडिल ईस्ट में मिला करती थी, वो वापस इंडिया आ रहा है। पैसा उसके पास ठीक ठाक है हिंदुस्तान के हिसाब से। इस लिहाज से बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहां से जाने वालों की तादाद भी खूब थी। वो आज लौटेगा, उसकी जेब में माल है, जिसकी जेब में माल है उसकी अपनी तरह की एक हनक हुकूक बनाने की कोशिश भी होती है, उसका जीवन स्तर भी दूसरी तरह से आगे बढ़ाने का एक मन में होता है। तो आपको लगता है कि खास तौर से जो लोग वहां से लौट रहे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य हो, ऐसी स्थिति में यह राजनीति फिर से बदलने जा रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो हिंदुस्तान की जड़ों से दूर रहा है वो वापस आएगा, आ रहा है, और अपनी तरह से अपनी राजनीति के लिए, अपने हुकूक के लिए एक जमीन को तलाशना शुरू करेगा। शायद इसका अभी बहुत जल्दी का यह सवाल है, राजनीतिक दल उस चीज को उतना नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी स्मेल ले पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी में तो जो उनके मुस्लिम नेता थे, अगर वहाँ से मिडिल ईस्ट में तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं उनके आने का है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, तो उनको तो बीजेपी में तो स्थान, बीजेपी ने अपने नेताओं को ही दरकिनार कर रखा है, तो वहाँ उनको स्थान नहीं मिला। हाँ, अदर देन बीजेपी जो अदर रीजनल पार्टीज़ हैं या फिर नेशनल पार्टीज़ में कांग्रेस है, तो उन दलों में वो अपनी संभावना तलाश सकते हैं और वहाँ उनको हो सकता है कि स्थान भी मिल जाए। और चूँकि पार्टियों को, दलों को, जो विभिन्न दल हैं, जो भी क्षेत्रीय दल हैं या जो नेशनल पार्टी है, दल चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उनका धन वो कुछ कंट्रीब्यूट करें पार्टी में, तो उनको कोई ना कोई पद दे दें, कोई ना कोई स्थान मिल जाए। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग उधर पॉलिटिक्स की तरफ रुख नहीं करेंगे। जो स्थिति है पॉलिटिक्स की, वो अपना निवेश या तो किसी कारोबार में या फिर कुछ और में कर सकते हैं, या हो सकता है कि कर पाए, लेकिन पॉलिटिक्स में हमको बहुत संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, ये सवाल लेना लाजमी था जो आपने बात रखी है कि वो अपने कारोबार में, व्यापार में। कुंदन जी, मैं अब आप बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, इस सवाल का मर्म आपने भी इतनी देर में समझ लिया होगा। जो भी आता है और अगर अपना एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है तो उसको उम्मीद होती है सरकार से। अब सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर चेहरा है, तो उस लिहाज से ठीक है, सहयोगी दल या मंत्री भी है एक उसमें मुस्लिम, तो उस लिहाज से वो ठीक है। सरकार अभी तक जो ट्रेंड था उसमें वो ठीक दिख रहा था,
लेकिन ये तादाद इतनी बड़ी है और इतनी पावरफुल तरीके से है, उसकी जेब में माल इतना है कि वो अपनी तरीके से कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगी जरूर। ये आने वाले कल का केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक मैसेज है। उस लिहाज से MY फैक्टर जो लालू ने कभी एक्सपेरिमेंट में रखा था, हर चीज एक समय के बाद वापस घूम करके आती है। अभी हो गए 25-30 साल, ये वापस पहिया ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, देखिए समय के साथ हर चीज इवॉल्व होती है। स्कोर आता हूं अनवर जी, मेरा सवाल कुंदन जी से, ठीक है कुंदन जी। शेखर जी, समय के साथ हर चीज इवॉल्व होती है, उसी तरीके से बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आप फर्क देखेंगे, पहले की जो राजनीति थी बिहार की, वो राजनीति होती थी जाति आधारित। जो MY का इक्वेशन दिया था या लालू यादव का एक समय का नारा था भूरा बाल साफ करो, ये तमाम चीजें जो भी नैरेटिव सेट हुए थे वो कहीं ना कहीं जाति आधारित नैरेटिव थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखें, तमाम राज्यों में, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता संभाली है, तब से लेकर तमाम राज्यों में देखें, अब जाति आधारित राजनीति नहीं होकर धर्म आधारित राजनीति की तरफ एक इवॉल्वमेंट चल रहा है। अब रह गई बात बिहार के राजनीति की, अगर हम कह लें तो बिहार की राजनीति एक इवोल्यूशन दौर में चल रही है। मैं आपको उदाहरण दूंगा शेखर जी, कल देर शाम सम्राट चौधरी के कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में 3 फैसले लिए गए, जिस फैसले को मैं चाहूंगा यहाँ के पैनल समझ ले और जनता जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इसका नैरेटिव वो सेट करें। मैं केवल सूचना दे रहा हूं। पहली सूचना थी कि जो 11 सैटेलाइट टाउनशिप सम्राट चौधरी ने निश्चित किया है डेवलप करने के लिए, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जाएगा। उसका ब्याज कौन देगा और ब्याज का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? बिहार की जनता उस कर्ज का बोझ कहां से उठाकर देगी? दूसरा है कि बिहार में जो सड़कों का विकास हुआ है, जिसके लिए पूरा एक कह सकते हैं पूरा एक टैंट्रम डेवलप किया गया है, उन सड़कों पर चलने के लिए अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक की स्थिति यह थी कि स्टेट हाईवेज पर चलने के लिए टोल टैक्स की जरूरत नहीं होती थी। और तीसरा यह है कि बिहार के शहरों में PPP मोड पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिन कैमरों से चालान किया जाएगा और चालान जो होगा वो शेयरिंग बेसिस पे होगा। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बिहार को इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आप धर्म और राजनीति से अर्थव्यवस्था को या व्यापार को अलग नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने ये तीनों खबरों को यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप अगर धर्म और जाति की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आप देखिए एक समय ऐसा था कि बिहार से व्यवसायी पलायन कर रहे थे और आज की तारीख में स्थिति यह है कि बिहार में व्यवसायी तमाम, आप लॉ एंड ऑर्डर की तमाम दावे कर लें, तमाम हकीकत दिखा दें, NCRB के आंकड़ों को दिखा दें, लेकिन आज भी बिहार में शेखर जी हकीकत यह है कि व्यवसायी वापस आने में 10 दफे सोच रहा है। और शायद यही वजह है कि बिहार का कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास एक सही तरीके से पटरी पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो बिहार के विकास को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे सम्राट चौधरी पार पाते हैं। और जाते जाते एक सवाल है मेरा, संगीता जी से जरूर पूछिएगा। अभी जो कह रहे थे कि या तो अपराधी अपराध छोड़ते नहीं तो उनका श्राद्ध होगा, तो मेरा सवाल है कि क्या बिहार में अदालतों को बंद कर दिया जाए? संगीता जी 30 सेकंड है आपके पास। नहीं, देखिए, अदालत को बंद करने के बाद अपराध खत्म होने की बात कही जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ बनाने की बात कही जा रही है। अदालत खत्म करने की बात नहीं। जो अदालत है वो तो सर्वोपरि है, अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन जो भी अपराध कर रहा है, घिनौने कार्य कर रहा है, उसको उसका श्राद्ध होना, उस पर माला चढ़ना एकदम जरूरी है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में मनोज जी जुड़े, बहुत शुक्रिया। अनवर जी, आजू जी, कुंदन जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय अपने आप को दोहराता है और जिस तरीके की राजनीति बिहार में इस समय चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। आज है, बिहार आगे बढ़ना चाहता था, दावा है कि बिहार आगे बढ़ा। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए, ये वो चाहते थे, यानी उससे ज्यादा जेडीयू के लोग चाहते थे वो आए। तो इस समय पर वो सब कुछ हुआ है जिसने कल्पना की, जिसने जो चाहा है, खासतौर से सत्ताधारी दल के हिसाब से।
अब विपक्ष भी जो चाहता है क्या उसकी मर्जी का भी हो रहा है। यह ध्यान रखिएगा कि MY फैक्टर, एक समय लालू जिस तरीके से बिहार में अपना शासन चलाते थे, चुनाव जीत कर आते थे, सबसे बड़ा फैक्टर था। बिहार से निकला हुआ यह MY फैक्टर धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में पहुंचा, उसका बड़ा विस्तार भी हुआ। लेकिन शुरुआत इसकी बिहार से जिस तरीके से हुई, वहां पर जिस तरीके की स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी है, उस तरीके का अब प्रादुर्भाव जैसा बिहार में होने जा रहा है या बाकी के देश में भी अलग अलग हिस्सों में होगा, वहां से राजनीति की धुरी एक बार फिर घूमने के लिए तैयार है। समय फिर बदल रहा है। नमस्कार। सभ्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना है कि मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसद या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज बिहार में एक नए युग की शुरुआत, बिहार और आगे बढ़ेगा, उसका आज एक हमने झलक देखा है। हम लोगों से ज्यादा खुश तो बिहार की जनता है, बिहार के युवा। इन लोगों को काम से कोई मतलब है, बिहार से कोई मतलब है।